हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट की यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 का सेकंड लेक्चर है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल लेक्चर, देन ये आपका 32 लेक्चर है साइबर सिक्योरिटी में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज साइबर लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ साइबर सिक्योरिटी यूनिट नंबर 5, तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होती हैं, और इसका सेकंड पार्ट जो कि यूनिट का नेम है वो है साइबर लॉज। तो हमने सिक्योरिटी पॉलिसीज के प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो हम सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं वो है साइबर लॉ के ऊपर। तो अगर हम एक बार सिलेबस पे भी नजर डालें तो उसमें हमने नीड पढ़ लिया था साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है वो भी देख लिया था। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन साइबर लॉ। साइबर लॉ से आप क्या समझते हैं? अभी तक जो हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी में, तो साइबर से हमने क्या चीज रिलेट करी थी? जब जब साइबर आता था तो हम कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी हमारे गैजेट्स थे उसको इससे रिलेट करते थे। तो अब भी हमें सेम वही काम करना है, क्योंकि बचपन में हम जब साइबर कैफेज में जाते थे तो हम साइबर कैफेज में क्यों जाते थे? कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए। तो साइबर जहां जहां आए आपको कंप्यूटर से ही रिलेट करना है। एंड द थिंग इज, लॉ क्या होता है ये आपको पता है। लॉ माने कोई भी रूल्स, कोई भी कानून आपका लॉ होता है। तो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी कानून होंगे वो साइबर लॉ में आते हैं, राइट। तो बात करें इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, तो होपफुली आपको मैंने जो समझाया उसको समझ में आ गया होगा। स्टिल कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं डेफिनेशन से चीजें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। एंड द थिंग इज, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो ये डेफिनेशन ही मोर देन इनफ है, राइट। तो बात करें डेफिनेशन की, तो साइबर लॉ डील विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइबर स्पेस, द इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग। तो लीगल एस्पेक्ट्स मतलब कानूनी कार्रवाई जो भी होती है वो साइबर लॉज के अंदर आती है। और साइबर स्पेस एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटराइज स्पेस है जो फिजिकली क्या बोलते हैं, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बट एक साइबर की दुनिया में यानी कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया पर वो जगह होती है। डिजिटलाइज प्लेस होता है। इंटरनेट आप सब यूज करते हैं। कंप्यूटिंग का साइबर लॉ, साइबर से ही समझ सकते हैं। कंप्यूटिंग एक जो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है, राइट। इन अ ब्रॉडर व्यू, अगर हम ब्रॉडर व्यू में देखें तो साइबर लॉ हैंडल द इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफी मेन टॉपिक है आपका। 7 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आएगा। आने वाले टाइम में लेक्चर्स में हम इसको ब्रॉडली कवर करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से अभी आप समझ लीजिए किसी का कोई भी कॉपीराइटेड आइटम यानी कि क्रिएशन ऑफ माइंड, कोई भी बिजनेस आइडिया, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इसकी एक लाइन में डेफिनेशन बोलूं तो क्रिएशन ऑफ माइंड होती है। लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आपको इस पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ज्यूरिडिक्शन कोई भी फैसला हो, कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज, कोई भी डेटा को प्रोटेक्ट करने वाले लॉ हो, कोई भी प्राइवेसी हो, कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो डिजिटल स्पेस में, उन सब के सारे लॉज जो आते हैं वो साइबर लॉज के अंडर आते हैं, राइट। अब बात करें, इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द ओवरऑल इंटरनेट हैपनिंग एंड क्राइम, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो भी हो रहा है, जो भी क्राइम हो रही है, उस वो सब साइबर लॉज के अंडर आता है। उस सब का फैसला, कानून साइबर लॉ के अंडर सुनाया जाता है। इसके अंदर भी एक लॉ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उस पर भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अब बस प्लेलिस्ट में बने रहिए, आपको सब कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाए। साइबर लॉ रिकॉग्नाइज पॉपुलर यूजेजेस विच इंक्लूड ई डॉक्यूमेंट्स, अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट और एनीथिंग ऑफ अ लीगल नेचर वाज मेड ऑन पेपर। तो देखो पहले क्या होता था, कोई कंपनी है, मान के चलो मुझे अपना मेरे मेरे को एक स्टोरेज चाहिए, क्लाउड स्टोरेज चाहिए मुझे 1 TB की, फॉर एग्जांपल क्लाउड स्टोरेज चाहिए मुझे 1 TB की। और कोई कंपनी है, बहुत सारी होती है, गूगल जीसीपी है, सेल्स फोर्स है। तो ये क्या करती है, एक तरह से हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर देती है। तो गूगल ड्राइव से मैंने 1 TB का जो है स्टोरेज परचेज कर लिया। तो पहले क्या होता था, ये सब कॉन्ट्रैक्ट था वो पेपर्स पे रहता था कि हमने एक टीबी जो है मेमोरी परचेज करी है, और उसको हम टिल 2024-25 तक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जब से इंटरनेट आया तो ई डॉक्यूमेंट्स आने लगे हैं। पहले मकान की रजिस्ट्री होती थी, स्टैंप लगते थे, वो क्या लगते थे, स्टैंप, पहले फिजिकल स्टैंप लगते थे। लेकिन अब जो हो गया डिजिटलाइज ई स्टैंप आ गई है, ई स्टैंप, राइट। द थिंग इज कि अब जो चीज हो गई है वो डिजिटलाइज हो गई है।
तो सारी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, पहले कोई भी लीगल चीज थी वो पेपर्स पे होती थी, लेकिन अब जो है सारी ई डॉक्यूमेंट्स पे हो गई है। तो अब अगर मैं किसी से 1 TB 10 TB 100 TB स्टोरेज अगर रेंट पे लेता हूं, आगे आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कोई भी मैं रेंट पे लेता हूं तो उसका एक लीगल कॉन्टेक्ट होगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व होगी साइबर लॉस के अंडर। उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे, आपने सब देखा होगा, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिजिटली साइंड होते हैं। और जैसे कि अब आपको पता है वर्ल्ड भी मूव कर रहा है किसकी तरफ, पेपरलेस फ्यूचर की तरफ। सारे ही काम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रजिस्ट्री वगैरह, ये सब क्या हो रही है, सब आजकल ऑनलाइन हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, राइट। सिंस रिड्यूसेस द यूज ऑफ पेपर इंक्रीजेस सस्टेनेबिलिटी, इससे क्या है, पेपर का यूज कम हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है। और ये प्रोसेस है इनकरेज करी जा रही है वाइडली, क्योंकि एनवायरमेंटल भी इसमें चीजें बच रही हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो अभी है वो बचा हुआ है, राइट। पहले ट्रीज से उन्हें कट करके हम पेपर बनाते थे, लेकिन अब जो है सब चीज डिजिटलाइज हो गई है। ऑल दो इससे ई वेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है। अब बात करो, द वेरी फर्स्ट साइबर लॉ टू एग्जिस्ट वाज द कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट 1986। पहला जो साइबर लॉ है इंपोर्टेंट है, हो सकता है 2 मार्क्स में आपसे पूछ ले, नहीं पूछता तो आपको ये याद रखना है, बिकॉज ऑफ एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर राइटिंग के टाइम, के बच्चे को नॉलेज है। तो 1986 में पहला लॉ आया, वो साइबर लॉ, क्या नाम था उसका, कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट। कंप्यूटर के साथ कोई भी फ्रॉड या एब्यूज होता था तो वो इस एक्ट के अंदर आता था। अभी की बात करें तो अभी काफी सारे साइबर लॉज आ गए पूरे वर्ल्ड में, जिसमें काफी सारी पेनल्टीज है, पनिशमेंट्स है और रेगुलेशंस भी है, ठीक। तो साइबर लॉज में अभी इतना आप याद रखिए कि कोई भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारे पास, कोई जीरो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, प्राइवेसी है, तो इन सबके जो भी लॉज आएंगे इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, इसके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है यानी कोई झगड़ा होता, तो इसका जो होता है लॉ, वो साइबर लॉ के अंडर आता है, राइट। अब बात करें इसकी इंपोर्टेंस क्या है, साइबर लॉ की इंपोर्टेंस क्या है, देखो साइबर लॉ इज अ पैरामाउंट इंपोर्टेंस इन अवर डिजिटल एज एंड इज सेफ गार्ड डिजिटल एसेट्स। इसकी इस टाइम काफी ज्यादा पैरामाउंट यानी काफी ज्यादा इंपोर्टेंस है, क्यों, क्योंकि अभी डिजिटल एरा चल रहा है, इसमें जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पूंजी, राइट, जो भी हमारे एसेट्स हैं, प्रिवेंट साइबर क्राइम, रेगुलेट ऑनलाइन एक्टिविटी, प्रोटेक्ट ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर राइट, फोस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन, राइट। तो क्या करता है साइबर लॉ, साइबर क्राइम होने से बचाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट रखता है। ई कॉमर्स पे कोई मान के चलो साइबर लॉ है एक, 15 डेज के अंदर अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसे हम रिटर्न कर सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी मंगा सकते हैं, अगर उसमें रिटर्न पॉलिसी है प्रोडक्ट पे और हमें वो नहीं पसंद आता, 15 डेज के अंदर हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। अगर यहीं पे साइबर लॉ ना होता ये और हमारे साथ कोई फ्रॉड होता तो हमारा कोई देखने वाला होता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं आया। अभी भी काफी सारे केसेस होते हैं, डिलीवरी मैन कर देते हैं खुद, क्यों, आईफोन होता है, आईफोन की जगह पत्थर निकलता है, साबुन निकलता है, क्यों, ये साइबर लॉस के अंडर आता है। अगर ये इसके बाद के जो केसेस होते हैं, प्रोसिक्यूशन होते हैं, वो साइबर लॉ के अंडर ही एग्जीक्यूट होते हैं। अपहोल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंश्योर डाटा प्राइवेसी एंड प्रोवाइड लीगल रेमेडीज, ये तीनों काम साइबर लॉ करता है। अब इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो जैसे मैंने कोई गाना बनाया, मान के चलो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी, मैंने कोई वीडियो बनाई, जैसे मैं आपको साइबर सिक्योरिटी की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं और मेरी वीडियो को जस्ट उठा के अपने चैनल पर डाल दे, तो ये कॉपीराइट मैं उस पर मार सकता हूँ यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरा क्रिएशन ऑफ माइंड है, मैंने अपना दिमाग लगा करके बनाया। दूसरा डाटा प्रिवेसी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर उनकी डाटा कोई यूट्यूब किसी को बेच दे तो मैं उसके खिलाफ साइबर लॉ में क्राइम कर सकता हूं, राइट। दूसरा प्रोवाइड लीगल रेमेडीज, कोई भी मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है साइबर सिक्योरिटी में, मान के चलो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, फिशिंग फ्रॉड हुआ है, तो मैं उसको लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकता हूँ, किसकी मदद से, साइबर लॉस की मदद से। एक तरह से कानून है ये, राइट। इट प्ले अ वाइटर रोल इन एस्टेब्लिश लीगल ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन द डिजिटल रियल्म, जो मैंने बात बोली, लीगल ऑर्डर बना, कानून व्यवस्था बनाने के लिए और डिजिटल में सिक्योरिटी बनाने के लिए रहता है, प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो मैं ही इनका यूज कर सकता हूँ, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वो भी इसका यूज कर सकते हैं, और कोई इंडिविजुअल सिंपली आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ
तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। अब बात करूं मैं नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस रिपोर्टेड स्टेट वाइज। ये 2015-16 की एक रिपोर्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है फ्रॉड के मामले में। राइट, इसमें सबसे ज्यादा क्राइम होता है उत्तर प्रदेश में, और मैं तो उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे फ्रॉड कितना हो रहा है। लेकिन अब बात करूं मैं डिजिटलाइज एरा की, अब जो 18-19 की रिपोर्ट है उसमें कर्नाटका, तेलंगाना, जो हाईली एजुकेटेड सिटीज है, उनमें भी फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि अब जो ये आपके फ्रॉडस्टर हैं, ये उनको ही टारगेट कर रहे हैं। एक मूवी है जो मैंने शुरू में भी आपको बताई थी, जम तारा करके मूवी है, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है, वो पूरी इसी पे बेस्ड है। अब सब पढ़े लिखे लोगों को ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये 15-16 की रिपोर्ट है। अब जो आप न्यू रिपोर्ट देखेंगे उसमें तेलंगाना है, कर्नाटका है, ये सारे सिटीज काफी हाई लेवल पर है। अब बात करें साइबर लॉ इन इंडिया। अब इंडिया में साइबर लॉस क्या है, अभी हमने रिपोर्ट देखी, उसमें 15-16 तक यूपी टॉप पे था, क्योंकि वहां पे थोड़ी लिटरेसी रेट यूपी बिहार में कम है। बट अब जो है इंडिया ने काफी सारे साइबर क्राइम विटनेस कर लिए। हर साल 44,000 से ज्यादा रिपोर्टेड केस होते हैं हर साल। अमंग द स्टेट कर्नाटका जो है इमर्ज होके आई है। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पागल बना रहे हैं साइबर क्राइम में। 2022 की रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया ना, ये 15-16 की थी, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट में कर्नाटका और तेलंगाना टॉप पे आई है। बिकॉज पढ़े लिखे लोगों को आजकल लोग पागल बना रहे हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ डाटा ब्रीच यूजली 2 मिलियन इन इंडिया। अगर जो डाटा लीक हुआ है, डोमिनोज का डाटा लीक हुआ था उनके कस्टमर का, फ्लिपकार्ट का डाटा लीक हो रहा था, तो उससे $2 मिलियन की उसकी कीमत है उस डेटा की। दिस फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाटा ब्रीच इंसिडेंट। तो ये जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ये रिफ्लेक्ट करेगा डाटा ब्रीच इंसिडेंट्स को। साइबर लॉ इंडिया इज गवर्न बाय टू कीज लेजिस्लेशन। अब बात करूं मैं कानून की, तो साइबर लॉ दो कानून के द्वारा चला जाता। पहला आईपीसी, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, आईपीसी द इंडियन पीनल कोड। एक डाटा का अगर चोरी होती है साइबर लॉ की, तो पहला इसके अंडर आती है इसकी प्रोसिक्यूशन। दूसरी आईटी एक्ट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट बोलते हैं, 2000 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, आपका दूसरा लॉ है, इनको आप याद रखना। ये दोनों ही लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, नेसेसरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? अगर हमारा कोई डिजिटल एसेट्स है, वो उसकी चोरी हुई है, हमारे साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, तो ये दोनों लॉज के अंडर उसको सजा मिलेगी। अ वैरायटी ऑफ साइबर क्राइम एड्रेस बाय इंडियन साइबर लॉ। और इंडियन साइबर लॉ के अंडर काफी सारे साइबर क्राइम आते हैं, जैसे कि सिस्टम को हैक करना एंड एम्प्लॉइंग देम टू कमिट क्राइम ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। काफी सारे मैग्नीट्यूड से क्राइम आते हैं। एडिशनली इंडियन साइबर लॉ encompass a comprehensive range of domains such as intellectual property rights and privacy rights। इसके साथ साथ हैकिंग सिस्टम के साथ साथ कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, और प्राइवेसी राइट्स, इनको भी इन्होंने टारगेट बनाया है। Cyber law in India encompass a broad range of subject, although it is important to note that the list provided is not exhaustive. Similar concept may also be addressed in other jurisdictions globally. The following outline the various type of cybercrime and the corresponding law protection। तो इस कहने का मतलब ये है कि इतना ही नहीं, काफी सारे और भी साइबर लॉज, साइबर क्राइम्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अगर मैं कुछ साइबर क्राइम्स की बात करूं, तो पहला है फ्रॉड। आप सबने सुना होगा, जैसे आपके घर पे फोन आया कि मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ या आपका मौसा बोल रहा हूँ, और मुझे किसी से पैसे मंगाने हैं, और मेरा जो बैंक है उसके सर्वर नहीं आ रहे, आप अपना मुझे यूपीआई नंबर दे दीजिए, उस पे मैं आपके पैसे भेज दूंगा। और होता क्या है, 20,000 रुपए का आपको मैसेज आता है, और वो कहते हैं बेटा मुझे 10 भेजने थे, 10 ज्यादा चले गए, आप मुझे वापस कर दो। आप बिना बैंक बैलेंस चेक किए उसको पैसे वापस कर देते हो। या फिर 20,000 का आपके पास पेमेंट की रिक्वेस्ट आती है, आप रिसीव करने के लिए यूपीआई डालते हो, वैसे ही आपका फ्रॉड हो जाता है। तो ये सारे फ्रॉड्स के अंदर आते हैं। आप सब इनको रियल लाइफ सिनेरियो में टैकल भी करते हैं। तो साइबर लॉ इन इंडिया आइडेंटिफाई थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, क्रेडिट कार्ड, अदर फाइनेंशियल बेस्ड क्राइम एज फ्रॉड। तो ये जितने भी ऐसे आइडेंटिटी को थेफ्ट करना, क्रेडिट कार्ड को फ्रॉड करना, अदर फाइनेंस बेस्ड क्राइम जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सब किस में आते हैं? फ्रॉड के अंदर आते हैं। और इस फ्रॉड का फाइन भी है और जेल भी है, और दोनों भी हो सकते हैं, जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं फ्रॉड पे पकड़े जाने पे।
दूसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट का जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर मैं कोई सॉन्ग बनाता हूँ दिन रात मेहनत करके, कोई वीडियो बनाता हूँ और उसको कोई कॉपी कर ले प्रेजेंट ऑनलाइन फॉर्म्स में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो उसके अंदर भी पनिशमेंट है। कॉपीराइट एक्ट है अलग से, काफी सारे एप्लीकेबल एक्ट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है उसके, राइट। एंड एक और एग्जांपल दूं तो डिफेमेशन का। फॉर इसका मैं आपको थ्योरी पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कोको कोला है, ठीक। अब द थिंग इज, मैं उसकी बुराई करूं कि कोको कोला नहीं पीनी चाहिए, पेट को नुकसान करते हो, तो एक तरह से ये चल जाएगा, ठीक है, ओके, एक्सेप्टेबल। बट मैं बोलूं नहीं, इंटरनेट पे आके कोको कोला मत पियो, ये जहर है, ये बच्चों को मार देती है, तो ये एक तरह से डिफेमेशन हो जाएगा। क्यों? मैं किसी चीज की डिफेम कर रहा हूँ, गलत तरीके से उसको फेमस कर रहा हूँ, डिफेम कर रहा हूँ, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द राइट टू स्पीच बट इट कम विद लिमिटेशन। वही मैंने बोला ना, राइट टू स्पीच है बट एक लिमिटेशन में। मैं बोल रहा हूँ कोको कोला मत पियो, ये गंदी है, तो यहां तक ठीक है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ ये जहर है, तो ये लिमिटेशन से बाहर जा रही है चीजें। वेन द लिमिटेशन आर क्रॉस इट कंस्टिट्यूट डिफेमेशन। जब ये लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है तो ये क्या कहला जाती है? डिफेमेशन। कोको कोला के एग्जाम्पल से आपको चीज समझ में आ जाएगी। अगर एग्जाम में आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते तो मेरा एग्जाम्पल लिख दीजिए, इट इज मोर देन इनफ। अब जो पर्सन इसको डिफेम करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पर्सन को, तो वो एक साइबर लॉ के अंडर एक क्राइम है। बट constitute defamation activity online in according to cyber law, spreading false information without evidence online constitute defamation act। same the thing is एग्जैक्टली करेक्ट। जो मैंने बोला, ऑनलाइन आकर के बिना किसी प्रूफ के मैं बोल रहा हूँ पेप्सी कोको कोला जहर है, तो वो डिफेमेशन के अंदर आती है। एक बार एक केस चला होगा, आपने याद करा होगा कि मैगी में लेड है, वो है, एक मेटल है वो है, या फिर आशीर्वाद में प्लास्टिक है। तो ये सब डिफेमेशन के केस हैं जो सोशल मीडिया के बढ़ते बढ़ते डिफेमेशन के केस भी बढ़ रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग साइबर लॉ प्रोटेक्शन है, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ सकते हैं वीडियो का, वहां पे आपको पता चल जाएगा नोट्स को कैसे अवेल करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।